Hello everyone. So in today's video, we are going to cover the modern history for the prelims 2025 examination using the Udan material of the ONLY-IS. This material is a very good source of the factual information required for the prelims and is also a very comprehensive source that gives you a quick revision for the prelims. So in a way, this material and this video is going to be comprehensive to cover the all of the modern history required for the prelims 2025. But when it comes to the people from the other examinations such as state civil services examination, SSC and other examination where they have to study history for, they can also refer to this video, as this video is a very comprehensive source of the factual knowledge that is required for the MCQs based examinations. So let's start this video. And one more thing is that this highlighted PDF you will get from my Telegram channel. The link of that I will paste in the description. Okay, so let's begin the video. Firstly, we will discuss about the advent of Europeans and the consolidation of the British power in India. So when it comes to the trade links, centuries old, we have the historical information about the trade linkages between the India and Europe that is also found in the संगम एज, जो कि साउथ इंडिया में संगम एज आया था. तो वहां पे हमारे ट्रेड लिंकेजेस किस चीज से एस्टैब्लिश होते हैं कि जो रोमन गोल्ड कॉइन्स है और जो रोमन गुड्स है वो साउथ इंडिया में डिस्कवर हमने किए हैं. ठीक है. देन जो ट्रेड रूट्स है, जो फेमस ट्रेड रूट्स थे एंशियंट टाइम पीरियड में, वो सिल्क रूट था. और सिल्क रूट वेंट फ्रॉम अमू दारिया रिवर जो कि सेंट्रल एशिया में है, and it covers Caspian Sea, Black Sea and other sea routes like Arabian Sea and Mediterranean Sea. So, but why there was a need and why there was again a European advent in the India? So, Romans, we know that Roman Empire declined by the end of the 7th century. ठीक है. एंड रोमन एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद अरब्स एस्टैब्लिश देयर डोमिनेशन इन इजिप्ट एंड पर्शिया. ठीक है. तो अब जो डायरेक्ट जो ट्रेड लिंक था बिटवीन इंडिया एंड यूरोप दैट डिक्लाइंड. अब उसकी वजह से जब अरब्स का इस ट्रेड रूट पे कंट्रोल हुआ तो जो कमोडिटीज यूरोपियंस को चाहिए थी इंडियन मार्केट से, वो इन्हें बहुत ज्यादा रेट पे और मैक्सिमम प्राइस पे मिलती थी क्योंकि अरब्स का यहाँ पे डोमिनेशन था. ठीक है. तो अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए दे वांटेड टू फाइंड ए सी रूट टू इंडिया. ठीक है. सो एक ये रीजन था. सेकेंड रीजन वाज 15th सेंचुरी यूरोप वाज ग्रिपल्ड बाय द रेनेसा. सो वहां पे रेनेसा आया था यूरोप में, और रेनेसा में क्या होता है कि न्यू डेवलपमेंट्स होती है. तो वहां पे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री वर देयर और मेनी शिप्स वर बिल्ड आउट. देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से प्रोस्पेरिटी वाज इंक्रीजिंग एंड जो डिमांड थी for the various goods from the east that was increasing. ठीक है. So ये कुछ reasons थे that propelled Europeans to come to India. So now we'll discuss about each of the European power that came to India one by one. First was Portuguese East India Company. So Portuguese established their company in 1498. ठीक है. और इनका जो हेडक्वार्टर था वो था गोवा में, एंड जो अदर ट्रेडिंग सेंटर्स थे इनके, एंड ये ईयरली इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन से ट्रेडिंग सेंटर्स किस ईयर में यहाँ पे आए थे. और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाता है कि कौन कौन से इनके ट्रेडिंग सेंटर्स थे. सो फर्स्ट वाज कैलिकट 1500, कैनानोर 1501, कोचिन 1503, गोवा इन 1510, बासेन इन 1534 एंड दीव इन 1535. और जो ये पोर्टुगीज थे, दे वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया एंड दे वर द लास्ट टू लीव इंडिया ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट इज इन 1961. और इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री थी दैट वाज एट कैलिकट इन 1500. नेक्स्ट वाज द डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1602 में स्टैब्लिश की गई थी, और इनका हेडक्वार्टर था पुलिकट में, दैट इज नियर नागपट्टनम. और जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे वो थे पुलिकट इन 1609, सूरत इन 1616, चिंसुरा इन 1653 and Cochin in 1663. अब सी here it is mentioned that UPSC 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से कि इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और या फिर पूछा जाता है कि किस टाइम पीरियड में कौन कौन से ट्रेडिंग सेंटर इनके स्टैब्लिश हुए थे. और जो डच है दे डिपार्टेड इंडिया इन 1825.
और इनकी फर्स्ट फैक्ट्री थी एट मसूलीपट्टनम इन 1605. नेक्स्ट कम्स द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. सो ये कंपनी इट वाज एस्टैब्लिश इन 1600 एंड इनका हेडक्वार्टर था कैलकाटा में. लेटर इट बिकेम दिल्ली अंडर द क्राउन रूल. ठीक है. नेक्स्ट, अब ये ट्रेडिंग सेंटर्स थे इनके मसूलीपट्टनम में इन 1611, सूरत 1612, मद्रास 1639, हुगली 1651, बॉम्बे 1668 एंड कैलकाटा 1619. अब ये भी 21 में क्वेश्चन पूछा गया था यहां से. ठीक है. और क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी में कौन कौन से ट्रेडिंग सेंटर्स इंग्लिश ने एस्टैब्लिश किए थे इंडिया में. और ये जो यूरोपियंस हैं, सॉरी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, दे डिपार्टेड इंडिया बाय 1947. लेकिन जो कंपनी रूल है दैट एंडेड बाय 1858 और 1858 में कंपनी का रूल एंड हो गया था और यहाँ पे क्राउन रूल एस्टैब्लिश हुआ था जो कि 1947 तक चला था. और इनकी फर्स्ट फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो टेम्परेरी जो फैक्ट्री थी वो तो बन गई थी 1611 में एट मसूलीपट्टनम, लेकिन जो परमानेंट फैक्ट्री थी वो बनी थी सूरत में इन 1613. नेक्स्ट इज द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ये बनी थी 1616 में एंड इनका हेडक्वार्टर था त्रांकेबार नियर तमिलनाडु. और इनके ट्रेडिंग सेंटर्स थे, वन त्रांकेबार इन 1620 में बना था जो कि सीरमपुर इन 1755. और ये दे डिपार्टेड इंडिया इन 1845. और जो ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी दैट वाज सोल्ड टू ब्रिटिश. ठीक है. और जो इनकी फर्स्ट फैक्ट्री थी दैट वाज एट त्रांकेबार नियर तांजोर इन 1620. लास्ट वर द फ्रेंच. So French East India Company was established in 1664 and their headquarters was at Pondicherry, and other trading centers were Mahe in 1721, Yanam in 1723, Karaikal in 1739, Pondicherry in 1674 and Chandanagar in 1673. And they departed India in 1954 and their first factory was at Surat in 1668. So this was just a brief description of these European powers and now we will discuss about them in a detail. So पोर्टुगीज के बारे में डिस्कस करते हैं. अब पोर्टुगीज में क्या था, जो यहाँ के जो प्रिंस हेनरी थे पोर्चुगल के, he was a very noble person and he wanted to discover India and he wanted to discover other sea routes so that he can establish a Christian empire there and he can promote Christianity there. ठीक है. तो 1454 में क्या हुआ था कि जो पोप निकोलस V थे उन्होंने इन प्रिंस हेनरी को एक बुल गिफ्ट किया था. ठीक है. और इन्होंने इन्हें राइट दे दिया था टू एक्सप्लोर द ईस्ट. ठीक है, इंक्लूडिंग द इंडिया. सो अब एक ये डेवलपमेंट थी एंड नेक्स्ट वाज द ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलास. अब इस ट्रीटी में क्या हुआ था, ये 1494 में ये ट्रीटी हुई थी. ये एक ट्रीटी थी जिसमें क्या हुआ था कि जो पोर्चुगल और स्पेन थे उन दोनों के बीच जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है उसको डिवाइड कर दिया गया था बाय एन इमेजिनरी लाइन इन द अटलांटिक. अब ये एक रफ मैप मैंने यहाँ पे बनाया जस्ट टू शो. दिस इज नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका और यहाँ पे जो हमारा अटलांटिक ओशन है, तो इसके जो भी ईस्ट में था वो पोर्टुगीज को मिल गया था और जो वेस्ट में था वो स्पेन को अलोकेट हुआ था. ठीक है. अब इससे क्या हुआ था कि डेफिनेटली कि पोर्टुगीज को ईस्ट में जब राइट मिल गया था तो ये पोर्टुगीज का इन्वेजन यहाँ पे इंडिया में होना था. ठीक है. तो अब उसके बाद क्या था कि अब नेविगेशनल ब्रेक थ्रू की जब हम बात करते हैं और पोर्टुगीज के इंडिया आने की बात करते हैं तो जब सी रूट ये फाइंड आउट किया गया, सबसे पहले एक पर्सन थे नेम्ड बार्थोलोम्यू डियाज. अब ये ही वॉज अ पर्सन हु राउंडेड द केप ऑफ गुड होप. और ये केप ऑफ गुड होप कहाँ पे, ये जो साउथ अफ्रीका का ये जो सदर्न मोस्ट टिप है, तो ये जो पर्सन थे वो यहां तक पहुंचे थे 1487. उसके बाद आए थे वास्को डी गामा 1498 में, जो कि डायरेक्ट इंडिया पहुंचे थे एंड ही वाज हेल्प्ड बाय वन गुजराती पायलट नेम्ड अब्दुल माजिद एंड ही वाज वेलकम्ड एंड गिवन अ वार्म वेलकम बाय द ज़मोरिन रूलर ऑफ द कैलिकट. अब वास्को डी गामा मतलब व्हेन ही केम टू इंडिया फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, he traded and went back and then again he came back in 1501 and then he established a factory at Cananore. ठीक है. और वास्को डी गामा visited India thrice, once in 1498, then 1501 and 1524 and he died in Cochin in 1524. Next comes the Pedro Alvarez Cabral. So he was the person, ये अभी पोर्टुगीज के बारे में ही हम बात कर रहे हैं.
सो पेड्रो अल्वारेज कैबलर वाज अ पर्सन, ही अराइव्ड इन 1500, ठीक है, एंड इन्होंने एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश की एट कैलिकट। और अब एक डेवलपमेंट यहाँ पे क्या हुई थी कि जो लोकल्स थे, अब देखो ये जो पोर्टुगीज थे इनसे पहले भी इंडिया में ट्रेड कर रहे थे कौन? अरब्स, ठीक है। अब अरब्स भी ट्रेड कर रहे थे और बहुत सारी पावर्स थी जो इंडिया में ट्रेड कर रही थी इंडियन ओशन में। लेकिन पोर्टुगीज जब आए तो ये मोनोपोलाइज करना चाहते थे ट्रेड को, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से अरब्स भी और लोकल्स भी दे वर फ्यूरियस रिगार्डिंग द पोर्टुगीज। तो व्हाट हैपेंड इज कि वंस अपॉन अ टाइम देयर फैक्ट्री वाज अटैक्ड बाय द लोकल्स, ठीक है, एंड दिस पर्सन कैब्रल रिटेलिएटेड बाय द सीजिंग द अरब शिप्स। तो लोकल्स ने जब इनकी फैक्ट्री को अटैक किया तो इन्होंने जो अरब्स थे उनकी शिप्स को कंट्रोल कर लिया एंड ही बम्बार्डेड कैलिकट, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन नेगोशिएशन वहां पे हुआ था और जो फेवरेबल ट्रीटीज थी विद कोचिन एंड कैनानोर, इन्होंने वो एक ट्रीटी एस्टैब्लिश की थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन कम्स द फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। So he was the first governor of the Portuguese in India. He came in 1505, ठीक है। और ये इनका पर्पस क्या था? टू डिसरप्ट द मुस्लिम ट्रेड एंड सीज द ट्रेडिंग सेंटर्स सच एज गल्फ ऑफ अदेन, हॉर्मुज एंड मलक्का स्ट्रेट, ठीक है। पर ये जो गवर्नर थे और इनका जब ये पर्पस था टू मोनोपोलाइज द ट्रेड एंड एक्सक्लूड अदर पीपल, सो definitely he will face challenges and he faced challenges from the Zamorin ruler of the Calicut and Mamluk Sultan of the Egypt, ठीक है। ये इजिप्ट के सुल्तान थे और ये जैमोरिन हमारे कैलिकट के थे, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ? 1507 में he was defeated, means अल्मीडा was defeated at Diu, ठीक है। Diu बेस स्टेशन पे he was defeated and Almeida's son died in that। तो उसके बाद क्या हुआ? अल्मीडा ने फिर से रिटेलिएट करने की कोशिश की एंड 1508 में ही क्रश्ड बोथ द इजिप्टियन एंड द गुजरात फोर्सेस, ठीक है। एंड ही वाज अ पर्सन हु इंप्लीमेंटेड द ब्लू वाटर पॉलिसी, और जिन्हें कार्टेज सिस्टम भी कहते हैं। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? सो ब्लू वाटर पॉलिसी के अंडर ही वांटेड टू फोर्टिफाई द इंडियन ओशन। और ये जो कार्टेज सिस्टम होता है एक लाइसेंसिंग सिस्टम होता है जिसमें कि पोर्टुगीज को पावर मिल गई थी टू कंट्रोल द ट्रेड एंड जो बाकी जो अगर कोई ट्रेड करना चाहता है वहां पे तो पोर्टुगीज विल लाइसेंस देम, ठीक है। नेक्स्ट गवर्नर वाज अल्फोंसो डे अल्बुकर्क, ठीक है। अब ये 1509 में आए थे, ठीक है, एंड ही इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्टुगीज पावर। सो इनके जो पोर्टुगीज बेसिस थे वो ओरमुज में और मालाबार में एंड मलक्का में इन्होंने स्टैब्लिश किए थे, ठीक है। एंड ही वाज द पर्सन हु एक्वायर्ड द फर्स्ट इंडियन टेरिटरी दैट इज गोवा इन 1510 फ्रॉम द बीजापुर सुल्तान, ठीक है। एंड कुछ क्रॉप्स थी जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, टोबैको, कैश्यू, एंड ही ऑल्सो इंकरेज द इंटरमैरिजेस एंड अबोलिश सती। He also issued a permit system for the other ships, ठीक है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कार्टेज सिस्टम के अंडर। नेक्स्ट कम्स द नीनो डा कुना से, ये 1529 में ये बिकेम द गवर्नर ऑफ द पोर्टुगीज इन इंडिया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पोर्टुगीज की जो कैपिटल थी कोचिन से गोवा में इन्होंने शिफ्ट की थी इन 1530। देन 1534 में क्या हुआ कि जो बहादुर शाह थे गुजरात के, अब इनको डर था कि जो हुमायूं थे वो अटैक करेंगे पोर्टुगीज गुजरातीज पे, ठीक है। बहादुर शाह को डर था ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पोर्टुगीज के साथ इन्होंने एक ट्रीटी की कि बासेन और दीव इन दोनों को वो पोर्टुगीज को दे देंगे, ये दोनों टेरिटरी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही हुमायूं ने विड्रॉ कर लिया वहां से गुजरात से, तो बहादुर शाह की और पोर्टुगीज के रिलेशंस खराब हो गए। तो व्हाट ही डिड इज, बहादुर शाह को इनवाइट किया गया बाय पोर्टुगीज एंड ही वाज किल्ड in 1537 during the negotiation. So this expanded the Portuguese influence in the Bengal and they also make Hooghly as their base. Lastly, one more thing is that जो कृष्णा देवा राय थे, ठीक है, जो कि संगम डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, एंड ही गेव द परमिशन टू द पोर्टुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल। भटकल इज इन कर्नाटका, ठीक है। अब ये 2024 में ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट, अब पोर्टुगीज के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं, ठीक है। सो ज्योग्राफिकल एक्सपेंस अगर हम देखें तो पोर्टुगीज कंट्रोल गोवा, मुंबई, दमन एंड दीव, और कुछ सदर्न इंडिया में भी इनके ट्रेडिंग पोस्ट थे, और मिलिट्री पोस्ट में थे सेंट थोम जो कि चेन्नई में है, नागपट्टनम इन तमिलनाडु।
और जो मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स थे वो थे इनके मैंगलोर में, कैलिकट, कैनानोर, कोचिन जो कि 16th सेंचुरी में थे, और हुगली जिनमें से एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोस्ट इनका बन गया था। रिलीजियस पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो दे प्रोमोटेड क्रिश्चियनिटी एंड परसिक्यूटेड मुस्लिम्स एज वेल। इनिशियली दे वर टॉलरेंट टू हिंदूज, लेकिन लेटर ऑन इन्होंने हिंदूज को भी परसिक्यूट करना शुरू कर दिया था, ठीक है। एंड ही जो पोर्टुगीज है इन्होंने जीसस को सेंड किया टू द मुगल कोर्ट इन 1580 एंड दे अटेम्प्टेड टू कन्वर्ट द अकबर, बट द अटेम्प्ट वाज फेल्ड, एंड इन्होंने जहांगीर को भी कन्वर्ट करने की कोशिश की थी, वो भी नहीं हो पाया था, ठीक है। एंड द पोर्टुगीज लास्टली व्हाट दे डिड इज दे स्टार्टेड एंगेजिंग इन प्राइवेसी, जो कि मुगल्स को बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है, और इसकी वजह से इनके मुगल से रिलेशंस भी खराब होने लगे थे। अंडर शाहजहां जो कि मुगल रूलर थे, तो पोर्टुगीज को जो भी मुगल फेवर मिलता था वो हटा लिया गया, ठीक है, और जो हुगली बेस था उनका दैट वाज कैप्चर्ड बाय मुगल सीज इन 1632, ठीक है। लेकिन लास्ट में हमें पता चलता है कि 1961 अराउंड 1961 में ही इन्होंने एग्जिट किया था। सो अगेन 1961 में इन्होंने इंडिया को एग्जिट किया था, तब तक ये इंडिया में थे। नेक्स्ट नाउ विल डिस्कस अबाउट द डच इन इंडिया। अब डच की जब हम बात करें तो एक ही पर्सन थे, कॉर्नेलिस दे हटमैन। ही रीच्ड द सुमात्रा एंड बंतम आइलैंड इन 1596। ये दोनों ही इंडोनेशियन आइलैंड्स है। सो ये पर्सन है, ये ही रीच्ड इंडोनेशियन आइलैंड्स इन 1596, और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1602 में बनाई गई थी। इनकी फर्स्ट फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम में 1605 में, लेकिन इनका जो मेन बेस था वो नागपट्टनम में बना था आफ्टर दे कैप्चर इट फ्रॉम द पोर्टुगीज, ठीक है। और जो की फैक्ट्रीज थी इनकी वो थी सूरत 1616 में, बिमलीपट्टनम 1641 में, कराईकाल 1645 में, चिंसूरा 1653 में एंड नागपट्टनम 1658 एंड कोचिन 1663 में। और जो मेन ट्रेड जो करते थे ये, जिनमें ट्रेड करते थे कमोडिटीज में, वो था इंडिगो, टेक्सटाइल, सिल्क, साल्टपीटर, ओपियम एंड ब्लैक पेपर। अब डच के डिक्लाइन की अगर हम बात करें तो डच की जो राइवलरी थी इंग्लिश के साथ में वो कहां पे हुई? सो जो इंडोनेशिया में जो डच गवर्नर थे उन्होंने ऑर्डर दिया कि, और उनके ऑर्डर पे 10 इंग्लिश मर्चेंट्स को वहां पे एग्जीक्यूट कर दिया गया, ठीक है, अम्बोयना नाम की जगह में जो कि इंडोनेशिया में है। सो इसे अम्बोयना मैसेकर के नाम से हम जानते हैं 1623 में जो कि हुआ था। अब एक रीजन तो ये था, देन 1667 में कॉम्प्रोमाइज भी हो गया था इन दोनों के बीच में। ब्रिटिश ने इंडोनेशिया को एग्जिट कर दिया था और डच को अपना पूरा फोकस वहां पे इंडोनेशिया पे ही करना था। लेकिन यहां पे हुई फिर से बैटल ऑफ हुगली 1759 में, जिसे हम बैटल ऑफ बेदारा और बैटल ऑफ चिंसूरा भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो डच की जो पावर थी पूरी तरह से खत्म हो गई थी एंड ब्रिटिश डिफीटेड डच इन दिस बैटल ऑफ हुगली 1759। उसके बाद इन्होंने टोटली अपना जो इन्फ्लुएंस था अपना इंडोनेशियन ट्रेड्स पे इन्होंने ध्यान दिया और दे एग्जिटेड इंडिया। नेक्स्ट अब एडिशनल कुछ फैक्ट्स हैं इनके बारे में बात करते हैं। कोलंबियन एक्सचेंज। अब ये देखो कोलंबियन एक्सचेंज का मतलब क्या है, ये एक वो है, कोलंबियन एक्सचेंज था ट्रांसफर ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, कल्चर, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, डिजीज एंड आइडियाज बिटवीन द अमेरिकास एंड वेस्ट अफ्रीका एंड द ओल्ड वर्ल्ड। अब देखो 1492 इससे पहले जो यूरोपियंस थे इनको किसके बारे में पता था? अफ्रीका के बारे में पता था, ठीक है, और इंडिया और जो ईस्ट के बारे में पता था और यूरोप के बारे में पता था। लेकिन 1492 के बाद ही यहाँ पे जब कोलंबिया को डिस्कवर किया गया, कोलंबस का जब ये एक्सपेडिशन हुआ, तब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बारे में पता चला। तो अब इसमें कोलंबियन एक्सचेंज का मतलब होता है कि जो ट्रेड थी और ट्रेड के साथ प्लांट्स, एनिमल्स, कल्चर, पॉपुलेशन जो अमेरिका के बीच में और ओल्ड वर्ल्ड के बीच में हुआ था, ठीक है, 15th और 16th सेंचुरी के बीच में। तो ये इसे कहते हैं कोलंबियन एक्सचेंज। और इम्पैक्ट क्या था इसका? जो इसके इम्पैक्ट की वजह से देयर वाज इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज एंड कम्युनिकेबल डिजीज एज वेल टू द अमेरिकास, ठीक है। और की एक्सचेंजेस की अगर हम बात करें तो ओल्ड वर्ल्ड से न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड हमने बताया कि जो 1492 से पहले जो नोन थे उनको बोलते हैं ओल्ड वर्ल्ड, और 1492 के बाद जो नोन थे उन्हें बोलते हैं न्यू वर्ल्ड यानी कि अमेरिकास, ठीक है। तो इनमें जो कमोडिटीज थी ओल्ड से न्यू वर्ल्ड में वो था क्रॉप्स, कॉफी, व्हीट, बार्ले, राइस, सुगरकेन, कॉटन, शुगर, बीट, ठीक है। एंड न्यू वर्ल्ड टू ओल्ड वर्ल्ड कमोडिटीज वर एवोकाडो, कैश्यू, कोकोआ बीन्स,
पोटैटो, मेज, रबर एंड टोबैको। ठीक है। नेक्स्ट कम्स द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1616 में स्टैब्लिश हुई थी। पहली फैक्ट्री इनकी बनी थी एट टांकेबार 1620 में नियर तांजोर एंड सीरमपुर नियर कैलकाटा। इनका एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो ट्रेड सेटलमेंट था वो था। ठीक है। और ये डेनिश जो है, इनकी ट्रेड पे इन्होंने ध्यान दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा ध्यान इनका मिशनरी एक्टिविटीज पे था। ठीक है। सो दिस वाज the only thing about the Danish East India Company. So now comes the English East India Company. अब इंग्लिश में अर्लियर वेंचर्स की अगर हम बात करें इंग्लिश के, तो 1580 में फ्रांसिस ड्रेक्स वॉयज अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है। तो इनका ये जो राउंड था और इनकी जो ट्रिप थी अराउंड द वर्ल्ड, एक ये था। ठीक है। जिन्होंने इनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया था इंग्लिश के। देन 1588 में इंग्लिश की विक्ट्री ओवर द स्पेनिश आर्माडा। ठीक है। एंड देन 1600 में 31 ऑफ दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने इन्हें एक चार्टर दे दिया था टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका ओरिजिनल नेम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है। अब जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आगे बुलाएंगे लेटर ऑन लेक्चर में। ठीक है। तो इनिशियली तो ये जो चार्टर इनको मिला था वो मोनोपोली देता था इनको 15 इयर्स के लिए, लेकिन 1609 में दिस मोनोपोली पीरियड वाज एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली। सो इनिशियल ट्रेडिंग एफर्ट्स की अगर हम बात करें तो 1609 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ये जहांगीर के कोर्ट में आए थे। जहांगीर जो कि मुगल एम्परर थे। ठीक है। और ये चाहते थे इनकी परमिशन टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत। 1611 में इनकी जो ट्रेड है वो स्टार्ट हो गई थी मसूलीपट्टनम में, और लेटर ऑन यहाँ पे फैक्ट्री बनाई थी इन्होंने 1616 में। देन 1612 में कैप्टन थॉमस बेस्ट डिफीटेड द पोर्टुगीज ऑफ द कोस्ट ऑफ सूरत। ठीक है। तो 1612 में जब इन्होंने पोर्टुगीज को सूरत पे डिफीट किया, तो मुगल्स वर वेरी प्लीज्ड सीइंग दैट। ठीक है। तो तब मुगल्स ने इनको परमिशन दे दिया 1613 में सूरत में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने का। देन 1615 में थॉमस रो जो थे, ये भी इंग्लिश ऑफिशियल थे, ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ द जेम्स वन। ठीक है। एंड ही केम टू जहांगीर कोर्ट, देन ही केम टू इंडिया एंड इन्होंने जो प्रिविलेजेस थी वो फैक्ट्रीज के लिए यहाँ पे मिली थी, नेमली एट आगरा, अहमदाबाद एंड बरोच बाय 1619। सो इन्होंने ये 3 फैक्ट्रीज यहाँ पे स्टैब्लिश कर ली थी। ठीक है। देन ब्रिटिश कंट्रोल के जो की एरियाज अगर हम देखें, तो सबसे पहले क्या हुआ था कि 1632 में इन्हें जो गोलकोंडा सुल्तान है वहां से एक गोल्डन फरमान मिला था। अब गोल्डन फरमान इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें ट्रेड प्रिविलेजेस यहां से मिल गए थे। अब इसमें क्या था कि ये फ्रीली ट्रेड कर सकते थे गोलकोंडा के जो पोर्ट में, ओनली फॉर द एक्सचेंज ऑफ 500 पगोडास पर ईयर। ठीक है। सो नेक्स्ट, यस, सो एंड नेक्स्ट इज बॉम्बे एक्विजिशन। अब देखो 1668 में क्या हुआ था कि जब पोर्टुगीज प्रिंसेस थी, उनकी शादी हुई थी किंग चार्ल्स II ऑफ इंग्लैंड से। ठीक है। तो पोर्टुगीज ने इनको गिफ्ट किया था बॉम्बे एज डाउरी, लेकिन ये जो किंग चार्ल्स II थे, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे दे दिया था। ठीक है। ऑन एन एनुअल पेमेंट फॉर 10 पाउंड। ठीक है। उसके बाद जो मद्रास एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1639 में। अब देखो जो चंद्रगिरी रूलर थे, ठीक है, इन्होंने परमिशन दे दी थी कि आप एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर सकते हो। कहां पे? मद्रास में, जो कि लेटर ऑन फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना गया, जिन्होंने मसूलीपट्टनम को रिप्लेस किया एज द हेडक्वार्टर ऑफ द ब्रिटिश इन द साउथ इंडिया। ठीक है। उसके बाद ईस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो इनकी फैक्ट्रीज थी हरिहरपुर में और बालासुर यानी कि ओडिशा में 1633 में। ठीक है। और बंगाल एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो शाह शुजा जो थे, बंगाल नवाब थे ये। ठीक है। तो इन्होंने ट्रेड परमिट कर दिया था ब्रिटिश को फॉर सम एनुअल पेमेंट। ठीक है। और इनकी जो फैक्ट्रीज थी वो हुगली में बनी 1651 में, एंड कासिम बाजार एंड पटना, ये 3 फैक्ट्रीज इनकी वहां पे बन गई थी। सो जो विलियम हैजेस थे, अब ये चाहते थे कि उस जो सेटलमेंट था इनका, उनको फोर्टिफाई करना। अब फोर्टिफाई करने का मतलब ये है कि जो फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट थी, तो उसको फोर्टिफाई करना मतलब एक प्रोटेक्टरेट वहां पे एस्टैब्लिश कर देना, लाइक मिलिट्री वहां पे एस्टैब्लिश कर देना जो उसको प्रोटेक्ट करेगी टेरिटरी को। ठीक है। देन जोग चार्नोक, ही वाज द पर्सन हु सक्सेसफुली नेगोशिएटेड अ ट्रीटी
फॉर द फैक्ट्री इन सुतानोती 1691 में। देन 1698 में इन्हें जमींदारी मिल जाती है ऑफ द 3 विलेजेस सुतानोती, गोविंदपुरा एंड कलिकता, जिसे कालीघाट भी कहते हैं, फॉर द ₹1200, ठीक है, जहां पे इन्होंने बाद में फोर्ट विलियम एस्टेब्लिश किया 1700 में, जो कि बाद में ईस्टर्न प्रेसिडेंसी सीट मिला बना ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है। और इसके जो फोर्ट विलियम के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनका नाम था सर चार्ल्स आयर, ठीक है। एंड देन जो बंगाल से जो स्टेपल कमोडिटीज थी एक्सपोर्ट की, वो थी कॉटन, सिल्क, सल्टपीटर एंड ओपियम, ठीक है। उसके बाद जो फारूक शाह का फरमान था 1715 में इन्हें मिला, और उसके अकॉर्डिंगली जो ट्रेड प्रिविलेजेस यहाँ पे ब्रिटिश को मिले उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। सो सबसे पहले ये जो पर्सन थे ब्रिटिश ऑफिशियल नेम्ड जोहन सर्मन, सो ही सिक्योर्ड 3 फरमान्स फ्रॉम द मुगल एम्पायर फारूक शाह, ठीक है, जिन्हें हम फारूक शाह के जो फरमान भी कहते हैं, गोल्डन फरमान भी जो इन्हें कहते हैं हम, ठीक है। तो इसमें कंपनी को प्रिविलेजेस मिली बंगाल में, गुजरात में, हैदराबाद में, ठीक है। एंड कंपनी वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कस्टम ड्यूटीज इन बंगाल फॉर द एनुअल पेमेंट ऑफ अराउंड 3000, ठीक है। एंड कंपनी कुड इशू दस्तक, दैट इज दस्तक वो पास होते थे जो कि गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किए जाते थे, ठीक है। और हैदराबाद में भी दे वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग ड्यूटी, एंड जो ड्यूटी एग्जेम्पशन थी सूरत में भी मिली थी, लेकिन सूरत में दे हैड टू पे 10,000 रुपीज, ठीक है। और जो कॉइन्स मिंटेड थे बॉम्बे में, जो कंपनी कॉइन्स मिंट करती थी, दे वर रिकॉग्नाइज्ड थ्रू आउट द मुगल एम्पायर। नेक्स्ट, अब कंपनी के डेवलपमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो 1615 तक कंपनी को अथॉरिटी मिल गई थी टू इश्यू द कमीशंस टू द कैप्टन्स। देन 1686 में दे कुड अपॉइंट एडमायरल्स फॉर द नेवी एंड मिंट कॉइन्स, जो कि हमने देखा कि बॉम्बे में जो कॉइन्स मिंट होते थे, तो ये जो फारूक शाह के फरमान के अकॉर्डिंगली वो मुगल एम्पायर के थ्रू आउट वो रिकॉग्नाइज किए जाने लगे थे, ठीक है। देन 1698 टू 1702 में कंपनी को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी। अब इनका रीजन क्या था, क्योंकि प्राइवेट ट्रेड्स जब होती थी और बहुत करप्ट होते थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ठीक है। एंड जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनसे लोन मांगा, जो €2 मिलियन का लोन था, दे वर अनएबल टू प्रोवाइड द जो ड्यूज उनके होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद 1701 एंड 2 में एक पैरेलल कंपनी बनी इंग्लैंड में, ठीक है। और वो कंपनी क्यों बनी, क्योंकि सो मेनी पीपल वर जेलस ऑफ द लेविश लाइफस्टाइल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज ऑफिशियल्स, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने जो पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिमांड रखी कि एक दूसरी कंपनी बनाना चाहते हैं वो लोग, ठीक है। तो उसको अब मोनोपोली मिली ईस्ट इंडिया में ट्रेड करने की। तो लेकिन क्या हुआ, ये जो कंपनी है इतनी ज्यादा ये चल नहीं पाई, दो दिस कंपनी वॉज अंडर सर विलियम नॉरिस, ठीक है, जो कि एम्बेसडर थे औरंगजेब के, ठीक है, जिन्हें भेजा गया एज एन एम्बेसडर टू औरंगजेब। उसके बाद ये जो कंपनी थी ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और ये दोनों कंपनी ही साथ में ऑपरेट करने लगी, और अल्टीमेटली ये जो यूनाइटेड कंपनी बनी उसने कंट्रोल एस्टैब्लिश किया, ठीक है, और वो ईस्ट इंडिया की कमांड उसने वो हासिल की। देन अब विल टॉक अबाउट द फ्रेंच इन इंडिया। अब जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है 1664 में बनी थी बाय कोबर्ट, ठीक है, ये नेम ऑफ द पर्सन कोबर्ट हु एस्टैब्लिश्ड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इन्हें मिली थी 50 ईयर मोनोपोली, ठीक है। अब जो फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री थी वो थी सूरत में 1667 में, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द फ्रेंकोइश कैरन। जो बाकी फैक्ट्रीज थी मसूलीपट्टनम में बनी 1669 में, ठीक है, जो कि गोलकोंडा सुल्तान की परमिशन से बनी थी। जो चंद्रनगर है कैलकाटा के अराउंड, वहां पे फ्रेंच को दैट वाज ग्रांटेड टू फ्रेंच बाय द शेस्ता खान हु वाज द मुगल सूबेदार ऑफ बंगाल। और जो पौंडीचेरी है दैट वाज एक्वायर्ड बाय देम इन 1674 फ्रॉम द शेर खान लोधी ऑफ बीजापुर। एंड ये पौंडीचेरी जो कि फ्रेंच का एक इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट बना, ठीक है। और जो अदर फ्रेंच सेंटर्स थे वो थे माहे, कराईकाल एंड बालासुर। Dutch captured Pondicherry in 1693 and this Pondicherry was returned to the French by the Treaty of Ryswick, ठीक है। एंड ये जो फ्रेंच कंपनी थी that was reorganized in 1720-42 under the different governors named Lenoir and Dumas, ठीक है, और फर्दर एक्सपेंशन के लिए इस कंपनी को रीऑर्गेनाइज किया गया।
सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, और ये जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी थी दैट कल्मिनेटेड इनटू द 3 कार्नाटिक वॉर्स। ठीक है, अब फर्स्ट कार्नाटिक वॉर थी फ्रॉम 1740 टू 48 के बीच में। अब ये वॉर हुई क्यों थी? अब देखो, ये मेनली तो थी एक्सटेंशन ऑफ द वॉर इन द यूरोप। तो यूरोप में जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी थी उसी का एक्सटेंशन यहाँ पे इंडिया में हुआ था, जो कि फर्स्ट कार्नाटिक वॉर में हमें देखने को मिला था। तो लेकिन जो बैकग्राउंड अगर हम देखें, रीजन क्या था, तो जो इंग्लिश नेवी थी अंडर द ऑफिशियल नेम्ड बार्नेट, दे सीज सम फ्रेंच शिप्स, ठीक है, टू प्रोवोक द फ्रांस। उसके रिटेलिएशन में फ्रेंच कैप्चर्ड द मद्रास इन 1746, ठीक है, अंडर ड्यूप्लेक्स। तो अब यहाँ पे उसके बाद हुई बैटल ऑफ सेंट थोम में, जिसमें कि नवाब जो ब्रिटिश थे उन्होंने नवाब की हेल्प ली, नवाब ऑफ द कर्नाटिक नेम्ड अनवरुद्दीन, ठीक है, और नवाब की फोर्सेस और ब्रिटिश की फोर्सेस साथ में मिलकर लड़ रही थी, किनसे? फ्रेंच से। दो फ्रेंच के पास मिलिट्री कम थी, लेकिन फिर भी फ्रेंच वर एबल टू डिफीट द नवाब्स आर्मी, ठीक है। और जो ये मतलब ये है कि जो ब्रिटिशर्स की डिफीट हुई थी फर्स्ट कार्नाटिक वॉर में, लेकिन ब्रिटिश ने काउंटर अटैक जब किया लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, तो उसमें ब्रिटिश को फिर से मद्रास वापस मिल गया और फ्रेंच को अपनी टेरिटरीज मिल गई नॉर्थ अमेरिका में बाय द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला चैपल, ठीक है, जो कि जिसकी में क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ एक्स-ला चैपल हुई थी 1748 में, जिसमें मद्रास तो वापस दे दिया गया ब्रिटिश को और फ्रेंच को अपनी टेरिटरी मिल गई कहां पे? नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। नाउ कम्स द सेकंड कार्नाटिक वॉर, जो कि 1749 टू 54 थी, ठीक है। अब सेकंड कार्नाटिक वॉर में क्या हुआ कि मुगल्स की जो अथॉरिटी थी वो डिक्लाइन कर रही थी, ठीक है, और वहां पे सक्सेशन वॉर्स चल रही थी कहां पे? कर्नाटक में और हैदराबाद में। तो जब ड्यूप्लेक्स ने देखा कि उन्होंने जो फर्स्ट कार्नाटिक वॉर में फ्रेंच को लीड किया सक्सेसफुली, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये पॉलिटिकल जो स्फीयर था साउथ इंडिया का, उसमें इन्होंने मेडलिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब कैसे इन्होंने इंटरफेयर किया पॉलिटिकल अफेयर्स में? तो सबसे पहले तो जो निजाम थे हैदराबाद के, 1748 में निजाम डाइड, ठीक है। उसके बाद तो ये जो यहाँ पे जो हैदराबाद का थ्रोन था उस पे लिए सक्सेशन वॉर था बिटवीन द नासिर जंग हु वाज द सन ऑफ द निजाम, ठीक है, एंड मुजफ्फर जंग जो कि ग्रैंडसन थे ऑफ नवाब, ठीक है, मुजफ्फर जंग। अब ये जो नासिर जंग है ही वाज सपोर्टेड बाय द इंग्लिश, ठीक है, लेकिन ये जो मुजफ्फर जंग है जिनका मानना ये था कि उन्हें जो मुगल रूलर हैं उन्होंने अथॉरिटी दी है टू रूल ओवर द हैदराबाद, तो इनको फ्रेंच का सपोर्ट था। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में बैटल हुई, ठीक है, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। देन कर्नाटक की अगर हम बात करें तो वहां पे सक्सेशन वॉर थी बिटवीन अनवरुद्दीन जो कि इंग्लिश सपोर्ट कर रहे थे जिन्हें, एंड चंदा साहिब जो कि फ्रेंच सपोर्टर मतलब फ्रेंच ने सपोर्ट किया था चंदा साहिब का। बट अल्टीमेटली हुआ क्या कि जब ये जो सक्सेशन वॉर जब चल रही थी, जो फ्रेंच सपोर्टर्स थे दे इमर्ज सक्सेसफुल, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जब काउंटर अटैक हुआ, ब्रिटिश काउंटर अटैक, उसमें चंदा साहिब वाज किल्ड, ठीक है, और ये जो वॉर का गेम था वो रिवर्स हो गया इन द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश एंड द ब्रिटिश सपोर्टर्स, ठीक है, एंड ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी कंक्लूडेड द वॉर। एंड लास्टली जो गोडेयू थे, सो ड्यूप्लेक्स थे जो फ्रेंच गवर्नर थे जो कि सेकेंड एंड फर्स्ट कार्नाटिक वॉर में, ही वाज रिप्लेस्ड बाय द गोडेयू एज द न्यू फ्रेंच गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द थर्ड कार्नाटिक वॉर। अब ये जो थर्ड कार्नाटिक वॉर थी ये 1758 टू 1763 के बीच में हुई थी व्हेन, और ये जो वॉर थी वो स्टार्ट कब हुई थी? व्हेन ऑस्ट्रिया वांटेड टू रिकवर सिलेशिया इन द 1756, देन 7 ईयर वॉर स्टार्टेड बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रेंच, ठीक है, 1756 टू 1763, ये तब 7 ईयर वॉर वहां पे स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब इसके रीजन क्या क्या थे इस वॉर के? सबसे पहले तो ये जो 1757 में ही आउटब्रेक हुआ था वॉर का, ठीक है, देन 1758 में मद्रास वाज सीज्ड बाय द फ्रेंच अंडर द काउंट डे लैली जो कि फ्रेंच गवर्नर थे, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश काउंटर ऑफेंसिव में ब्रिटिश ने फिर से कैप्चर कर लिया मद्रास को अपने काउंटर अटैक में अंडर सर आयरकूट। सो लेटर ऑन जो बैटल ऑफ वंडीवाश हुई 1760 में, तो इसमें फ्रेंच फोर्सेस वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश फोर्सेस, ठीक है। अल्टीमेटली फ्रेंच का यहाँ पे डिफीट हुआ एंड फ्रेंच सरेंडर्ड।
तो लास्ट में जो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई 1763 में, इसमें क्या हुआ, जो फ्रेंच ने जो अपनी टेरिटरीज थी वो ब्रिटिश को देनी पड़ी, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि फ्रेंच ने डिसाइड किया कि दे आर नॉट गोइंग टू मिडल इनटू द पॉलिटिकल स्फीयर ऑफ द इंडियन पीपल, और जो कि साउथ इंडिया में जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वो एस्टैब्लिश करना चाहते थे, इन्होंने बैक स्टेप लिया एंड अल्टीमेटली ये जो फ्रेंच फोर्सेस थी दे गोट वीकेंड, ठीक है। सो दीज वर द डेवलपमेंट्स इन दीज 3 कार्नाटिक वॉर्स। अब जब इंग्लिश सक्सेसफुल हो रहे थे और फ्रेंच वर गेटिंग डिफीटेड, अब इसके कुछ रीजंस थे। सबसे पहला तो कंपनी के गवर्नेंस मॉड्यूल, ठीक है। जो इंग्लिश कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी, इलेक्टेड डायरेक्टर्स वहां पे थे, ठीक है। तो वहां पे एक इंथ्यूजियाज्म था उनमें, ठीक है। लेकिन जो फ्रेंच कंपनी थी वो एक स्टेट ओन्ड कंपनी थी, ठीक है, और इलेक्टेड डायरेक्टर्स नहीं होते थे उसमें, नॉमिनेटेड और अपॉइंटेड वंस होते थे। नेवल डोमिनेंस ब्रिटिश का अच्छा खासा था, ठीक है। एंड देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उसकी वजह से इनके पास फाइनेंशियल एबिलिटी थी, ठीक है, और फाइनेंशियली दे वर वेरी एम्पावर्ड कंपेयर टू द फ्रेंच फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद मिलिट्री डिसिप्लिन की बात करें तो यहाँ पे वेल ट्रेन्ड ब्रिटिश सोल्जर्स एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स और स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो फ्रेंच में जबकि बहुत सारे रेवोल्यूशंस हो रहे थे और ब्रिटेन जो है वहां पे स्टेबल गवर्नेंस था, ठीक है। और एक्सेप्टेंस ऑफ रूल की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश रूल बहुत ज्यादा एक हद तक एक्सेप्टेबल था। क्यों एक्सेप्टेबल था? क्योंकि ब्रिटिश जो रूल था वो जो रिलीजियस स्फीयर था लोगों का उससे दूर ही रहते थे, ठीक है। लेकिन जो फ्रेंच थे वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चाहते थे, इसीलिए ब्रिटिश रूल वाज मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल। देन डेट मार्केट यूटिलाइजेशन में जो इंग्लैंड का बैंक था वो ब्रिटेन को फाइनेंस कर देता था, ठीक है। लेकिन फ्रांस जो था वो हमेशा स्ट्रगल करता रहा फाइनेंशियली, दैट लेड टू बैंक्रप्सी एज वेल, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडिया ऑन द ईव ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। सो जो मुगल एम्पायर है दैट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इन द 18th सेंचुरी प्राइमरीली ड्यूरिंग द औरंगजेब्स राइन, ठीक है। और औरंगजेब के राइन के बाद ही मुगल एम्पायर क्यों डिक्लाइन होना शुरू हुआ? क्योंकि वहां पे सक्सेशन के वॉर्स होते थे एंड जो रूलर्स थे जो औरंगजेब के बाद वो वीक सक्सेसर थे, ठीक है, ऑफ द औरंगजेब। एंड मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड तक आते आते तो वहां पे जो रीजनल स्टेट्स थे लाइक मराठास और अवध, पंजाब, हैदराबाद, दे ऑल्सो स्टार्टेड सीकिंग ऑटोनॉमी फ्रॉम द मुगल एम्पायर, ठीक है। देन एक्सटर्नल चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो देयर वर 2 इन्वेजन्स, वन ऑफ द नादिर शाह। नादिर शाह एक पर्शियन इन्वेडर थे, ठीक है। 1738 to 39 इनका इन्वेजन हुआ इंडिया में। सो व्हेन नादिर शाह केम ही डिफीटेड द मुगल army at the battle of Karnal and took hostage of the Muhammad Shah who was the Mughal emperor, ठीक है। Then he looted and plundered Delhi along with the peacock throne and Kohinoor diamond। उसके बाद जो नादिर शाह के सक्सेसर थे अहमद शाह अब्दाली जिनका नाम था, he also captured Delhi in 1757 and before moving back he appointed an Afghan caretaker for the Mughal empire। और ये जो अफगान केयरटेकर थे तो उनका नाम था नाजिब उद दौला, जो कि एक रोहिला चीफ थे जिन्हें अब्दाली ने अपॉइंट किया था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि जब मराठास का एक इन्वेजन हुआ नॉर्थ इंडिया में तो मराठास ने ये रोहिला चीफ को एक्सपेल कर दिया, ठीक है। मराठास अंडर रघुनाथ राव एक्सपेल्ड द रोहिला चीफ, ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने रोहिला चीफ को एक्सपेल किया तो अब्दाली ने उसको रेवेंज लेने के लिए, उनका रेवेंज लेने के लिए ही केम बैक and he defeated Marathas at the Battle of Panipat, Third Battle of Panipat in 1761। Then अब ये एक्सटर्नल चैलेंजेस थे और इंटरनल चैलेंजेस की अगर हम बात करें ऑफ द मुगल्स तो फर्स्ट वाज वीक रूलर्स, ठीक है, आफ्टर औरंगजेब। तो औरंगजेब के बाद बहुत सारे रूलर्स आए। फर्स्ट वाज बहादुर शाह वन, जिन्हें शाह बेखबर भी कहा जाता है। दो ही अडॉप्टेड ए पैसिफिक पॉलिसी टुवर्ड्स द अदर रूलर्स लाइक मराठास, राजपूत एंड जाट्स, still he could not keep a strong hold on the empire, ठीक है। उसके बाद थे जहांगीर शाह। अब ये जहांगीर शाह ही became the ruler with the help of the जुल्फिकार खान, जिन्हें इन्होंने प्राइम मिनिस्टर अपने मुगल टेरिटरीज का अपॉइंट किया, ठीक है। एंड इन्होंने एक नया रेवेन्यू सिस्टम भी एस्टैब्लिश किया था नेम्ड इजारा सिस्टम, ठीक है।
उनके बाद आते हैं फारूक शियार। अब ये फारूक शियार का टाइम पीरियड था 1713 टू 1719 में। अब ये फारूक शियार बिकेम नवाब, और फारूक शियार बिकेम द एम्परर आफ्टर किलिंग द जहांगीर शाह विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। अब ये सैयद ब्रदर्स कौन थे? ये इन्हें किंग मेकर्स भी कहा जाता था, क्योंकि ये अपने विम्स एंड फैंसीज के अकॉर्डिंगली किंग को अपॉइंट करते थे और उसे डिथ्रोन भी कर देते थे। नेम्ड अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान, ठीक है। अब दो फारूक शियार ने रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसीज अडॉप्ट की थी, और इन्होंने जिजिया, जो कि नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स होता था, और पिलग्रिमेज टैक्स को अबोलिश किया था, ठीक है। और इन्होंने ही, फारूक शियार ने फरमान ग्रांट किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, जिन्हें बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिस यूटिलाइज किया था, ठीक है। और उसके बाद फारूक शियार ही हिमसेल्फ गोट किल्ड बाय द सैयद ब्रदर्स, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ द पेशवा बालाजी विश्वनाथ। देन नेक्स्ट कम्स द रफी उद दराजत, ये एक शॉर्टेस्ट राइन के लिए थे, ठीक है। अब व्हेन इट कम्स टू दीज रूलर्स, ठीक है, वीक सक्सेसर की जब हम बात कर रहे हैं, तो इनमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। लाइक फारूक शियार की इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को वो फरमान जो था ट्रेड प्रिविलेजेस का वो दिया था, ठीक है। तो ये जस्ट हम एक क्विक रिकैप के लिए हम देख रहे हैं, अदरवाइज याद करने के लिए पर्टिकुलर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज रफी उद्दौला, ठीक है। अब इन्हें ये भी सैयद ब्रदर्स के द्वारा अपॉइंट किए गए थे, एंड इनका नाम था शाहजहां टू, ठीक है। नेक्स्ट कम द मोहम्मद शाह और रंगीला, जिन्हें हम कहते हैं 1719 टू 1748। ही असैसिनेटेड। अब क्या हुआ कि फारूक शियार वाज असैसिनेटेड बाय सैयद ब्रदर्स, ठीक है। अब मोहम्मद शाह को पता था इनको कि सैयद ब्रदर्स ने ही इन्हें अपॉइंट किया है, और इनको ये भी पता था कि ये सैयद ब्रदर्स इनको मार भी सकता है अगर ये इनके अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ही हिमसेल्फ गोट किल्ड सैयद ब्रदर्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द निजामुल मुल्क, जिन्होंने बाद में हैदराबाद एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। सो ही मोहम्मद शाह, हमने पहले भी देखा था दैट ही गोट डिफीटेड बाय द पर्शियन एम्परर नादिर शाह एट द बैटल ऑफ करनाल इन 1739। ही ऑल्सो प्रोमोटेड उर्दू एज द कोर्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट कम्स द अहमद शाह बहादुर, और 1748 टू 54 जिनका टाइम पीरियड था, और ये भी एक इनकम्पिटेंट रूलर थे जिन्होंने जो स्टेट के अफेयर्स थे, ही लेफ्ट द स्टेट अफेयर्स इन द हैंड्स ऑफ द उधमबाई, जिन्हें क्वीन मदर कहते थे। सो नेक्स्ट रूलर कम्स द आलमगीर टू, 1754 टू 1759। इनके टाइम पीरियड पे ही अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन शुरू हुआ था, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब वन मोर थिंग इज कि इनके टाइम पीरियड में ही 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। नेक्स्ट इज शाह आलम टू, 1759 टू 1806। अब इनके टाइम पीरियड पे हुई थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, जिसमें अब्दाली डिफीटेड मराठास, ठीक है। नेक्स्ट इज बैटल ऑफ बक्सर 1764 में जो हुई थी, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, एंड दैट ग्रांटेड इंग्लिश द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, ठीक है। सो ये मुगल एम्परर ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जब साइन की थी इंग्लिश के साथ आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। और नेक्स्ट रूलर कम्स द अकबर शाह टू, 1806 टू 1837। ही गेव द टाइटल ऑफ राजा टू द राममोहन रॉय, एंड इनके टाइम पीरियड पे ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्परर को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया था, ठीक है, 1835 से, यानी कि मुगल एम्परर को रिकॉग्नाइज नहीं किया था कंपनी ने। नेक्स्ट एंड लास्ट कम्स द शाह बहादुर टू, जिन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। 1837 टू 1857 इनका टाइम पीरियड था, और इनको डिक्लेयर किया गया था एम्परर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, एंड अल्टीमेटली जब रिवोल्ट को सप्रेस किया गया तो इनको इम्प्रीजन कर लिया गया, एंड ही वाज सेंट टू द रंगून जेल वेयर ही डाइड इन 1862, ठीक है। और उसके बाद मुगल एम्पायर जब एंड होता है तो वो एंड होता है क्वीन विक्टोरिया की डिक्लेरेशन के साथ, विच एस्टैब्लिश द क्राउन रूल इन 1858। So when it comes to the causes of the Mughal decline, there were so many causes, and some of them were औरंगजेब का ओवर एक्सटेंशन, स्ट्रेन रिसोर्सेज, ठीक है। अब इनकी जो पॉलिसीज थी दैट एलियनेटेड द एलाइज, ठीक है, एंड देयर वाज वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट इन हिज एम्पायर, ठीक है। उसके बाद वीक सक्सेसर्स, और इनकी कोई भी एक सक्सेशन की ट्रीटी नहीं थी, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट सक्सेशन वॉर्स होती थी, ठीक है। नेक्स्ट जो नोबिलिटी थी कि उनका फोकस मिलिट्री से लग्जरी की तरफ ज्यादा हो गया था। अगेन फ्लॉड सक्सेशन सिस्टम की हमने बात करी कि इनके पास कोई भी एक सक्सेशन की ट्रीटी या फिर सक्सेशन रूल नहीं था। नेक्स्ट मराठास का राइज, ठीक है। दो मराठास डिड नॉट
weaken the Mughal Empire, but still it gave a biggest bolt on the Mughal Empire. ठीक है. नेक्स्ट इकोनॉमिक हार्डशिप. ठीक है. अब ये इकोनॉमिक हार्डशिप कैसे थी? क्योंकि रेड्स, फ्रीक्वेंट रेड्स बाय द मराठास. ठीक है. नेक्स्ट इज डिविजिव पॉलिसीज स्पार्किंग द अपराइजिंग्स. अब बात करेंगे हम राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स के बारे में. अब देखो, औरंगजेब के टाइम पीरियड से ही रीजनल फैक्शंस वहां पे आने लगे थे. लाइक जाट अपना अलग से ऑटोनॉमी डिमांड कर रहे थे, सिख्स एंड मराठास. ठीक है. बट इनके फेलियर के बाद दो ये मराठा, सिख्स और जाट्स अपना इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टैब्लिश नहीं कर पाए थे तब तक, लेकिन उन्होंने मुगल कंट्रोल को थोड़ा वीक कर दिया था अपनी टेरिटरीज में. ठीक है. अब जो बहादुर शाह है, तो इनका जो अटेम्प्ट था टू कर्ब द मराठास, as well as the Rajput power that led to the unrest in the whole of the country. अब ये जो रीजनल स्टेट्स है, इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट सक्सेसर स्टेट्स, देन इंडिपेंडेंट किंगडम्स एंड द न्यू स्टेट्स. अब ये जो सक्सेसर स्टेट्स है, इनमें से क्या था कि ये जो सक्सेसर स्टेट थे, ये पहले मुगल प्रोविंसेस थे. ठीक है. लेकिन बाद में ये इंडिविजुअल स्टेट्स तो बन गए, लेकिन इन्होंने कभी भी मुगल की जो सुप्रीमेसी थी उनको कंटेस्ट नहीं किया. यानी कि ये अपनी टेरिटरी में ऑटोनोमस थे, लेकिन इन्होंने कभी भी जो मुगल एम्पायर को अंडरमाइन नहीं होने दिया. ठीक है. और ये सेल्फ गवर्नेंस इन रीजन्स में था. ठीक है. और इनमें से आते थे अवध, बंगाल एंड हैदराबाद. अब ये जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे, इनमें क्या था, ये क्यों बने थे? क्योंकि जब मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन होने लगा था, उस टाइम पीरियड पे जहां जहां पे वीक कंट्रोल था मुगल्स का, वहां वहां पे ये इंडिपेंडेंट किंगडम्स आए थे, लाइक मैसूर एंड राजपूताना टेरिटरीज में. न्यू स्टेट्स में अगर हम बात करें तो ये रेबेलियस स्टेट्स थे. ठीक है. जो रेबेल करके मुगल्स के अगेंस्ट आए थे, लाइक मराठा, सिख्स एंड जाट टेरिटरीज. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दीज रीजनल किंगडम्स वन बाय वन. ठीक है. फर्स्ट हैदराबाद. हैदराबाद वॉज फाउंडेड बाय किलिच खान एंड निजाम उल मुल्क भी जिन्हें हम कहते हैं. 1724 में निजाम के और मुगल वायसराय के बीच में एक ये बैटल हुई थी, बैटल ऑफ शकरखेड़ा, जिसके बाद निजाम ने फुल कंट्रोल ले लिया था ऑफ द हैदराबाद एंड ही टुक अप द टाइटल ऑफ असफ जाह. ठीक है. और उसके बाद मराठास का भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इनके साथ. स्टिल निजाम मेंटेन्ड ऑटोनॉमी. ठीक है. और अंडर निजाम उल मुल्क हैदराबाद बिकेम द वेल्दीएस्ट स्टेट्स ऑफ द ब्रिटिश राज. देन सक्सेशन की अगर हम बात करें तो निजाम की डेथ के बाद इन 1748 जो हमने देखा था कि वहां पे सेकेंड कर्नाटिक वॉर के टाइम पे हमने जो देखा था कि निजाम की डेथ के बाद वहां पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे रिगार्डिंग द सक्सेशन वॉर एंड विच लेड टू द फ्रेंच इंटरवेंशन विद द मुजफ्फर जंग बीइंग विक्टोरियस. ठीक है. नेक्स्ट, लेटर ऑन निजाम अली खान के टाइम पीरियड पे 1762 में स्टेबिलिटी वॉज रिस्टोर्ड. नेक्स्ट इज अवध. अवध वॉज फाउंडेड बाय सादत खान और बुरहान उल मुल्क जिन्हें हम कहते हैं, इन 1722. ठीक है. ओरिजिनली ही वॉज द फौजदार अंडर द मुगल एम्परर. ठीक है. एंड ही वॉज सक्सीडेड बाय द सफदर जंग इन 1739 who facing the defeat in the Battle of Buxar 1764. Next comes the Bengal. Bengal was founded by Murshid Quli Khan. Then 1717 में capital was shifted to Murshidabad. ठीक है. And he introduced माल आसमानी, एक रेवेन्यू सिस्टम था, रेवेन्यू रिफॉर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है. उसके बाद इनके सन इन लो शुजाउद्दीन, देन अलीवर्दी खान एंड अल्टीमेटली सीरज उद्दौला बिकेम द बंगाल नवाब. ठीक है. और सीरज उद्दौला के टाइम पीरियड पे ही बैटल ऑफ प्लासी हुई थी इन 1757. नेक्स्ट, अब ये जो बैटल ऑफ प्लासी है और बंगाल के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे लेटर ऑन, लेकिन अभी हम रीजनल किंगडम्स का जस्ट एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट, राइज ऑफ मैसूर एंड केरला. मैसूर इमर्ज अंडर द वोडेयर्स जो कि एक हिंदू किंगडम था. ठीक है. नेक्स्ट, हैदर अली एंड लेटर ऑन टीपू सुल्तान. Next, Kerala was under Martanda Varma, who established Travancore Kingdom. Next, Sikhs were under the, first of all, Sikhs were established as a community. Then Guru Tegh Bahadur, जो कि Sikhs के गुरु थे,
तो ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब जस्ट बिकॉज ही रेजिस्टेड द फोर्सफुल कन्वर्सेशन इन टू द मुस्लिम कम्युनिटी। नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या हुआ, जो ये गुरु तेग बहादुर थे, इनके एग्जीक्यूशन के बाद इनके सन ने कमांड लिया, जो कि 10th गुरु थे, 10th सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मिलिटेंट ग्रुप एस्टैब्लिश किया नेम्ड खालसा इन 1699, ठीक है, टू फाइट द मुस्लिम डोमिनेशन। सो अब गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद, गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ के बाद बंदा बहादुर लेड द सिख रिवोल्ट, ठीक है। अब इन्होंने एंड किया जमींदारी सिस्टम को, बट ही वाज आल्सो एग्जीक्यूटेड इन 1710। लेटर ऑन पंजाब वाज अंडर द रंजीत सिंह, पंजाब वाज फाउंडेड अंडर द रंजीत सिंह, ठीक है। तो रंजीत सिंह यूनाइटेड द 12 मिसल, और ये खुद शुकर मिसल इनके फादर फाउंडर थे शुकर मिसल के, ठीक है। और लेटर ऑन इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में विद द ब्रिटिश, जिसकी वजह से इनकी जो टेरिटरी थी सतलुज रिवर जो है उसके ऊपर पार्ट में, अपर पार्ट में तो पंजाब था, एंड देन जो लोअर पार्ट था वो ब्रिटिश का था, ठीक है। तो यानी कि वो जो सतलुज की बाउंड्री है वो इन दोनों के बीच में ब्रिटिश एम्पायर और पंजाब के बीच में एक टेरिटरी बन गई थी, ठीक है, बाउंड्री लाइन बन गई थी। नेक्स्ट कम्स द मराठास। अब मराठास ये कौन थे, ओरिजिनली तो ये दक्कन सल्तनत के सोल्जर्स थे, बट दे ग्रू पावरफुल लेटर ऑन। तो इनका एक रेवेन्यू मॉडल थे इनके यूनिक, चौथ वाज द 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू, एंड देन सरदेशमुखी था 10%, जो कि मुगल लैंड्स पे चार्ज किया जाता था। नेक्स्ट, मराठास के जो की फिगर्स थे, फर्स्ट शिवाजी वाज द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर, ठीक है। तो शिवाजी के बाद उनके सन संभाजी थे, देन उनके भाई थे राजा राम, ठीक है, नेक्स्ट सक्सेसर थे। अब राजा राम के टाइम पीरियड पे जब मुगल इन्वेजन हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड पे राजाराम के सन साहू को कैप्टिवेट कर लिया गया था बाय द मुगल्स, और इनको बाद में रिलीज किया था बाय द मुगल एम्पर बहादुर शाह वन इन 1709 टू 1712 जिनका टाइम पीरियड था। तो इन्होंने बाद में शाहू को रिलीज किया था। उसके बाद जब लेटर ऑन आते हैं शाहू, तो ये मराठा इन्फ्लुएंस को फिर से सिक्योर करते हैं आफ्टर हिज रिलीज। लेटर ऑन पेशवाशिप अमर्स, ठीक है, और पेशवाशिप एक मराठा कॉन्फेडरेसी बन जाता है। तो इनमें से बालाजी विश्वनाथ जो थे, तो इन्होंने भी कंसोलिडेट किया था मराठा टेरिटरीज को। उसके बाद बाजीराव वन, इन्होंने एक्सपेंड किया था मराठा डोमिनेशन को, ठीक है, इवन टू द आगरा जो कि नॉर्थ इंडिया में है। नेक्स्ट, अब मराठास का डिक्लाइन हमें पता है कि 1761 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जिसमें अब्दाली ने मराठास को डिफीट किया था, ठीक है, और ये एक सिग्निफिकेंट डिफीट थी मराठास की। नेक्स्ट इज रोहिलखंड एंड फारुखाबाद। अब ये रोहिलखंड जो है वो इट वाज लेड बाय रोहिलास, एंड रोहिलास कौन थे, दाऊद एंड हिज सन नेम्ड अली मोहम्मद खान। सो ये फाउंडर्स थे रोहिलखंड के। और ये रोहिलखंड कहां पे था, जो कि बरेली यूपी में है, और पोस्ट नादिर शाह इन्वेजन के बाद ये बना था रोहिलखंड। नेक्स्ट इज फारुखाबाद। फारुखाबाद के इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मोहम्मद खान बंगश, हु वाज द अफगान चीफ। नेक्स्ट, राइज ऑफ राजपूत। अब राजपूत का क्या था कि अर्ली 18th सेंचुरी में ये राजपूत ने अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश किया था, और इनके लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जिसकी वजह से मराठा इनकर्जन्स यहाँ पे होते रहते थे। अब राजपूत के अंडर कुछ नोटेबल रूलर्स थे। वन वाज अजीत सिंह। अजीत सिंह कौन थे कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अजमेर पे और गुजरात पे अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश कर लिया था, और इन्होंने एक अलायंस बनाया था अगेंस्ट द मुगल्स। अलायंस किन किन का था, जय सिंह और दुर्गादास राठौड़ एंड अजीत सिंह, तीनों का ये अलायंस था। नेक्स्ट रूलर वाज जयसिंह। जयसिंह टू, he was appointed the Agra governor and he expanded the influence of the Rajputs in the सूरत, गुजरात में। अब जाट्स की अगर हम बात करें, ये तो एक एग्रीकल्चरल कम्युनिटी थी जो कि हरियाणा और दिल्ली एरिया में स्टैब्लिश थे। नाउ कम्स द आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर पार्ट ऑफ द मुगल टाइम पीरियड, ठीक है। तो बड़ा इमामबाड़ा वाज बिल्ट बाय असफुद्दौला इन लखनऊ 1784 में। उसके बाद जयपुर वाज बिल्ट बाय राजा सवाई जय सिंह, ये राजपूत रूलर थे, ठीक है। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश द 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज, और एक जिज मोहम्मद शाही इन्होंने टाइम टेबल बनाया था, ठीक है, टू प्रमोट द एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट, पद्मनाभनपुरम पैलेस, ये केरला में बनाया गया था। उर्दू पोएट्री फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड 18th सेंचुरी में, और कुछ पोइट्स थे पॉपुलर, मीर सऊदा, नजीर एंड मिर्जा गालिब। Malayalam literature was supported by Travancore rulers
एंड वन इन्फ्लुएंशियल पोइट वाज कंचन नामदेव। देन सितार पोइट्री तमिल में पॉपुलर हुआ, ठीक है। एंड एक ये पंजाबी एपिक वहां पे लिखी गई थी नेम्ड हीर रांझा, ठीक है। हीर रांझा वाज ऑथर्ड बाय वारिस शाह। लास्ट सिंधी लिटरेचर जो थी दैट वाज इनरिच्ड बाय शाह अब्दुल लतीफ हु आल्सो रोट द वर्क रिसालो। अब इस टाइम पीरियड पे विडो रीमैरिज वाज डिस्करेज, ठीक है। और जो राजा सवाई जय सिंह थे और परशुराम भाऊ थे, इन्होंने जो विडो रीमैरिज के लिए एफर्ट्स भी लिए थे वो भी इनके फेल कर गए थे, ठीक है। नाउ एजुकेशन सिस्टम। अब एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल एजुकेशन था उस टाइम पीरियड पे, लिटरेचर, लॉ, रिलीजन के रिगार्डिंग, और साइंस एंड टेक्निकल नॉलेज वाज नॉट दैट मच पॉपुलर एट दैट टाइम। एलिमेंट्री स्कूल्स की अगर हम बात करें तो मकतब्स वर फॉर मुस्लिम्स एंड पाठशालास फॉर हिंदू। लेकिन जो हायर सेंटर ऑफ कल्चर, हायर सेंटर ऑफ एजुकेशन थे वो थे चतुष्पाठी एंड टोल्स इन बिहार एंड बंगाल। दे यूज्ड टू बी स्पेशलाइज्ड इन संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेज। और पर्शियन लैंग्वेज के लिए एक इंपॉर्टेंट सेंटर था अजीमाबाद में, पटना में, अजीमाबाद पटना में। और मदरसास में भी अरबिक और कुरानिक स्टडीज पढ़ाई जाती थी। ट्रेड एंड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडिया इस टाइम पे सेल्फ रिलायंट था और ट्रेड बैलेंस होता था बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर। इंपोर्ट्स में थे पर्ल्स, सिल्क, वूल, टी, स्पाइसेस, ड्रग्स एंड गोल्ड। एक्सपोर्ट्स में थे कॉटन, टेक्सटाइल, सिल्क, ओपियम, स्पाइसेस एंड प्रीशियस स्टोन्स। टेक्सटाइल हब्स में थे डेक्का, सूरत, पटना एंड कश्मीर। नेवी एंड शिप बिल्डिंग सेंटर्स थे महाराष्ट्र में, आंध्रा में, बंगाल में एंड केरला में। एंड शिवाजीज नेवी काउंटर द पोर्टुगीज एंड यूरोपियन शिप्स वर आल्सो बिल्ट इन इंडियन ट्रेड ऑपरेशंस, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम ब्रिटिश कनक्वेस्ट ऑफ बंगाल के बारे में। अब यहाँ पे हम बंगाल के बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे बंगाल के ऊपर जो कंट्रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे एस्टैब्लिश किया था। अब देखो, बिफोर द कनक्वेस्ट ऑफ द ब्रिटिश, बंगाल वॉज अ वेरी वेल्दी प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपोर्ट्स कौन कौन से होते थे? साल्ट पीटर, राइस, इंडिगो एंड टेक्सटाइल्स, ठीक है, टू द यूरोप। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो नियरली 60% ऑफ द इंपोर्ट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर फ्रॉम बंगाल, ठीक है। यूरोप में इतना एक्सपोर्ट जाता था 60% बंगाल से सिर्फ, ठीक है। अब रूलर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाज द मुर्शिद कुली खान जिन्होंने बंगाल को एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। उसके बाद कुछ रूलर्स थे शुजाउद्दीन, सरफराज खान, अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान रूल टिल 1756। उसके बाद इनके सन इन लॉ नेम्ड सीरज उद्दौला केम टू द पावर, ठीक है। अब इनके टाइम पीरियड पे जो इन्होंने बंगाल को इनहेरिट किया वो पॉलिटिकली अनस्टेबल था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पीरियड पे ब्रिटिश का यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट हो चुका था, ठीक है। अब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंटेस्ट में अगर हम देखें तो जब बंगाल यहाँ पे प्रोस्पर क्यों था, इतना ज्यादा प्रोस्पर इसलिए था क्योंकि बंगाल तो स्टेबल था, एज अगर हम देखें तो ज्योग्राफिकली स्टेबल था बंगाल, लेकिन जो बाकी टेरिटरीज थी वहां पे वेरियस रेड्स होती रहती थी और लूटपाट वहां पे चलती रहती थी, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ यहाँ पे इन दोनों के बीच में, लाइक बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में इश्यूज क्यों थे? क्योंकि ये लोग ट्रेड को, इम्बैलेंस ट्रेड वहां पे था और ट्रेड प्रिविलेजेस को मिसयूज ये लोग कर रहे थे। नेक्स्ट, अब अलीवर्दी खान के रूल में और अलीवर्दी खान के टाइम पीरियड में he defeated the Marathas and allowed the British to fortify the Fort William, ठीक है, जो कि कैलकाटा में है, ठीक है। अब उसके बाद इनके जो सक्सेसर थे, इनके ग्रैंडसन थे ये, ठीक है, ग्रैंडसन नेम्ड सीरज उद दौला। अब इनके पास क्या क्या चैलेंजेस थे? एक तो इंटरनल डिसेंट था। अब जो कोर्ट फैक्शनलिज्म वहां पे बहुत था और कुछ कुछ राइवल थे जो इनके कोर्ट में थे, शौकत जंग एंड मीर जाफर जिनमें से इंक्लूडेड थे। और कुछ डोमिनेंट ग्रुप्स थे लाइक जगत सेठ एंड ओमिचंद जो कि बैंकर्स थे, वो भी अपोज करते थे सीरज के नवाबशिप को, ठीक है। अब ब्रिटिश के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट कैसे हुआ? अब देखो, जब सीरज नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश फोर्ट विलियम को फोर्टिफाई करे, लेकिन स्टिल फोर्ट विलियम वाज फोर्टिफाइड बाय द ब्रिटिश, ठीक है, विदाउट नवाब्स परमिशन। तो सीरज को लगा कि एक थ्रेट है, ठीक है, लीडिंग टू द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। अब देखो, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में क्या होता है कि कुछ तो इंटरनल राइवलरीज थी सीरज की, अपने कोर्ट फैक्शनलिज्म था इनका, ठीक है। और इकोनॉमिक टेंशंस की अगर हम बात करें, कुछ रीजंस है अभी तो, ठीक है, हम रीजंस के बारे में बात करते हैं।
तो ट्रेड प्रिविलेजेस को मिसयूज किया था ब्रिटिशर्स ने। अब एक ये ब्रिटिशर्स की तरफ से एक ये रीजन था कि ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब क्या हुआ था कि जब इन्होंने फोर्टिफाई कर लिया था फोर्ट विलियम को, उसके बाद सीरज ने इस फोर्ट पे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे रेड किया और इन्होंने कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स को कैप्चर किया और इन्हें एक बहुत छोटे से रूम में इन्हें इंप्रिजन कर दिया सबको, ठीक है। और ऐसे कहा जाता है मैक्सिमम ऑफ देम डाइड ड्यू टू सफोकेशन, जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहते हैं। नेक्स्ट, अब सीरज को क्या था कि इन्होंने कैप्चर कर लिया था कैलकाटा को जून 1756 में, जिसके बाद ये ब्लैक होल ट्रेजेडी का भी इशू आया था। अब उसके बाद क्या हुआ, जो क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव, अब इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई। इन्होंने ये जो कोर्ट फैक्शनलिज्म का, सीरज के कोर्ट फैक्शनलिज्म का फायदा उठाते हुए तो इनके कोर्ट में जो लोग थे उनके साथ एक ट्रीटी स्टैब्लिश की और इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी बनाई कि ये बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पीरियड पे कि वो लोग इस सीरज का साथ देने की बजाय ब्रिटिशर्स का साथ देंगे, ठीक है। तो जून में जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई तो सीरज वाज डिफीटेड एंड ही वाज एग्जीक्यूटेड। उसके बाद ये जो मीर जाफर थे, ही केम टू बी द बंगाल नवाब। अब उसके बाद मीर जाफर के साथ भी टेंशन शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि मीर जाफर ऑल्सो ग्रू फ्रस्ट्रेटेड विद द ब्रिटिश इंटरफेरेंस। तो उसके बाद क्या हुआ, मीर जाफर ने कॉन्स्पिरेसी बनाई अलोंग विद द डच, ठीक है, बट दे वर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बेदारा। तो ब्रिटिशर्स को जब पता चला कि मीर जाफर ने डच का साथ दिया था तो इन्होंने थ्रोन किया मीर जाफर को, इनके जगह पे उनके सन मीर कासिम को नवाब अपॉइंट किया। अब मीर कासिम ने कुछ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की। सबसे पहले तो इन्होंने अपनी कैपिटल को ही शिफ्ट कर दिया फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर इन बिहार, ठीक है, टू रिड्यूस द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट, इन्होंने अपनी मिलिट्री को भी मॉडर्नाइज करने की कोशिश की ऑन द यूरोपियन स्टाइल। नेक्स्ट, अब इनका क्या हुआ कि इन्होंने भी चैलेंजेस फेस किए विद द ब्रिटिश इंटरफेरेंस। तो 1764 में इन्होंने क्या किया कि जो बंगाल नवाब थे मीर कासिम, तो इन्होंने एक अलायंस बनाया। अलायंस किनके साथ? शाह आलम II के साथ जो कि मुगल एम्परर थे, एंड शाह शुजा उद दौला जो कि नवाब थे अवध के, ठीक है। अब इन तीन लोगों ने ब्रिटिशर्स के साथ फाइट करने का सोचा। अब ये हुई बैटल ऑफ बक्सर। तो इसमें क्या हुआ कि मेजर हेक्टर मुनरो के अंडर तीनों यानी कि पूरे अलायंस को ही डिफीट किया ब्रिटिशर्स ने, ऑफ द मीर कासिम, शाह आलम II एंड शुजा उद दौला। अब बैटल ऑफ बक्सर में जब इनको डिफीट किया गया तो यहाँ पे हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या हुआ कि नवाब जो थे, ये अवध के नवाब थे, ही एग्रीड टू सरेंडर द इलाहाबाद एंड कारा टू द एम्परर शाह आलम II। उसके बाद वॉर इंडेमनिटी देनी थी इन्हें 50 लाख, ठीक है। उसके बाद एक ये जमींदार थे ये बनारस के, उनको नेम्ड बलवंत सिंह, उनको पोजेशन दे दिया उनके पूरे स्टेट का। नेक्स्ट, अब शाह आलम II जो कि मुगल एम्परर थे, इन्होंने क्या बेनिफिट्स दिए? शाह आलम एग्रीड टू रिजाइड एट इलाहाबाद, ठीक है। अब यहाँ पे पेंशनर बन गए ये कंपनी के, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक फरमान दिया कंपनी को, दीवानी दी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। अब ये दीवानी क्या होती है? ये होता है राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू, ठीक है। अब ये इसके रिटर्न में ब्रिटिशर्स ने क्या दिया? रेट 25 लाख यानी कि रुपीज 26 लाख एनुअली ये लोग पे करते थे, ठीक है। अब ये 26 लाख दे रहे थे, लेकिन उन्होंने एक और प्रोविजन बनाई कि निजामत फंक्शन, निजामत का मतलब होता है मिलिट्री डिफेंस और जो लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करना है, तो उसके रिटर्न में ये जो मुगल एम्पायर है उनको देने होंगे 53 लाख फॉर दीज टेरिटरीज, ठीक है। ये जो तीन, बंगाल, बिहार एंड ओडिशा के लिए। सो दिस वाज द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। नाउ अब इसके बाद क्या हुआ? जब 1764 बैटल ऑफ बक्सर के बाद यहां पे क्या हुआ? ड्यूअल गवर्नमेंट आई बंगाल में, क्योंकि नवाब को तो हटा दिया गया, ठीक है। तो यहां पे 1765 टू 1772 अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल ले लिया एंड दीवानी और निजामत फंक्शन का, निजामत का मतलब लॉ एनफोर्समेंट फंक्शंस का, ठीक है। लेकिन नवाब जो है, नवाब सिर्फ सेरेमोनियल अथॉरिटी रहे, ठीक है। एंड ही फेल्ड टू लेकिन क्या हुआ? अब देखो, नवाब के पास सिर्फ सेरेमोनियल अथॉरिटी थी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब की थी, लेकिन सब कुछ अंडर कंट्रोल था ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो अब इसकी वजह से अनरेस्ट होने लगा और दे फेल टू मेंटेन द ऑर्डर। व्हेन दे फेल टू मेंटेन द ऑर्डर, तो उसके बाद इट वाज यानी कि ड्यूअल गवर्नमेंट वाज अबोलिश्ड बाय द वॉरेन हेस्टिंग्स इन 1772, ठीक है। 7 साल के बाद ही उसे अबोलिश कर दिया गया।
So this was the story of the Bengal. Now we will discuss the Mysore, conquest of Mysore.